और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह जी जुड़ चुके हैं। उनके मंत्रालय से जुड़े हुए विभागों पर वित्त मंत्री की ओर से एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अपने आप में बड़ी खबर है। जबकि 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना के लिए बाकायदा 13,343 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कोरोना के कारण तत्काल लागू किया जा रहा है। इसका जिक्र भी वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। और मंत्री जी, मैं खुद अब आपसे ही जानूंगी, दरअसल सवाल कई सारे बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं और ये सब फेज 3 में जब वित्त मंत्री सामने आए देश की, उनकी ओर से रखा गया। किसानों और मछुआरों के हाथ मजबूत करने के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या है आपकी योजना? विस्तार से बताइए जरा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत इस रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। मैं एक छोटा सा डेटा आपके सामने रखूं कि पिछले साल चावल और गेहूं की कीमत 4.5 लाख करोड़ था, वहीं केवल दूध की कीमत 7 लाख करोड़ था। इससे साफ जाहिर होता है एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक एंड फिशरी। आज प्रधानमंत्री ने लगभग 53,000 करोड़ का वित्त मंत्री के द्वारा घोषित किया है, जिसमें एनिमल का हेल्थ डिजीज है। ये देश और दुनिया में पहली बार होगा कि एक एक जानवर को वैक्सीनेशन करना, टैगिंग करना। फिर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने पैसा दिया है। तो ये एनिमल हेल्थ, ब्रीडिंग, जेनेटिक एनिमल सेक्टर में दी है। फिशरी सेक्टर आज हम 50,000 करोड़ लगभग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य है कि 10x में 5 साल कैसे पहुंचे। उसके लिए मुझे हार्बर चाहिए, समुद्र में लैंडिंग सेंटर चाहिए, हैचरी चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए। ये सब हम करेंगे। और नया 2 जो सी बीड पूरे दुनिया में मांग बढ़ रहा है, वो मैरीन कल्चर के थ्रू करेंगे। तो सी बीड एक नया सेक्टर हम खोलेंगे। और नया सेक्टर केवल वही नहीं खोलेंगे, हम ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ सलाइन वाटर है जिससे किसान तबाह है। मैं उसके लिए भी सीवाश और जो प्राउन मछली कहते हैं, ये एक नया सेक्टर एक्सपोर्ट का बनाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है। टेक्नोलॉजी को साथ लेना मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैं समझता हूं आने वाले दिनों में देश में एक नई क्रांति आएगी। बहुत बड़े बड़े ऐलान हैं। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। मैं आऊंगी आपके मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम दूसरे सवालों पर भी, और इसके साथ ही लगातार हम कृषि क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि तीसरी किश्त में आखिर क्या क्या मिला है इस सेक्टर को, जिसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की ओर से आज ही कहा गया है कि दरअसल ये सरकार साहूकारों की तरह काम कर रही है, हमें उधार नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए। तो राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जिस आदमी की नीयत ही केवल खोट निकालने का हो, उनसे पूछिए कि 20 करोड़ जनधन अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं वो किसको जा रहा है? गरीब को नहीं जा रहा है। जो किसान को 9 करोड़ किसानों को जो पैसा, वो किसको जा रहा है? जो 3 महीने तक सारे लोगों को अनाज दिया जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है? ये मछुआरों को दिया जाएगा, वो कौन है? साहूकार हैं। ये दूध पालक किसानों के सुविधा के लिए, ये पशुपालक, मछली पालक, मछुआरे। राहुल गांधी जीवन में उन्हें पता नहीं है बाछी और बाछा में क्या अंतर है, वो देश की दशा और दिशा क्या समझ पाएंगे। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि देश के क्रॉप्स को वो पहचान ले, तब देश के गरीब मजदूर के विषय में बात आप राहुल गांधी के लिए इन शब्दों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि देश के क्रॉप्स को वो पहचान नहीं सकते हैं, बाछा और बाछी का वो फर्क नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं गिरिराज जी। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, अगर वो फसल पहचान लें, चलें खेत में मेरे साथ,
वो पहचान लें तो मैं उन्हें समझ जाऊंगा कि किसानों को जानते हैं। अरे ये बाछा और बाछी को तो पहचानेंगे ही नहीं, ये क्या बात करते हैं। ये केवल एक आरोप लगाना। पूरी दुनिया में भारत ने जो कदम उठाया है, अमेरिका को छोड़ दीजिए, तो एक बहुत बड़ा कदम है। देश भी प्रशंसा कर रहा है और दुनिया भी कह रहा है कि भारत ने रुकते कदम को बड़ी तेजी से उछालने कि हिंदुस्तान की ओर से जो बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं, दुनिया भर में उसकी तारीफ की जा रही है और हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऐलानों को हाथों हाथ लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपको लेकर चलती हूं आपके अपने गृह राज्य बिहार में। आप बेगूसराय से सांसद भी हैं, इसके पहले आप नवादा से सांसद रहे थे। बिहार में बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी घर वापसी हुई है, उनके लिए आपकी क्या योजना है? आपकी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री ने सबका लिया। जो स्थानीय मजदूर हैं उनके लिए भी मनरेगा में आज देख लीजिए कि 202 रुपया कर दिया, ये उन्हीं के लिए किया गया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 3 महीना सपोर्ट दिया जाएगा, ये उन्हीं के लिए है। ये मजदूरों के लिए दुर्भाग्य रहा कि बिहार और यूपी के मजदूर, राहुल गांधी जो सोनिया गांधी कहती थी कि मजदूरों का पैसा मैं दूंगी, शायद वो कांग्रेस के और ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री को कहते कि वहां से रेल चलाने की इजाजत शुरू में दे देते, तो आज मजदूर रोड पर नहीं दर दर भटकते। बच्चों को लेकर के वो दर्दनाक दृष्टि नहीं देखने को मिलता, न एक्सीडेंट देखने को मिलता। केवल नुक्सा निकालना। आज जो कोरोना के काल में भारत की स्थिति है, यहाँ तो हर लोगों का हाथ होना चाहिए, सपोर्ट का हाथ। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी कोरोना में भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें नकार दी। आपने राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी का भी नाम लिया और उनके साथ आपने ममता बनर्जी का भी जिक्र कर दिया है, इसलिए ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ गिरिराज जी अगला सवाल आपसे मेरा सीधा सा ये है, ममता बनर्जी ने आपकी सरकार के मंसूबे पर सवाल उठाए हैं और आप लोगों का भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इंटरेस्ट पश्चिम बंगाल में है, ऐसा क्यों? देखिए, ममता बनर्जी पता नहीं भारत में भूल गई हैं कि वो भारत के संघीय ढांचे के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने को ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे उत्तर कोरिया के किम जोंग करते हैं, उस ढंग का ट्रीट करती हैं। जो उनके खिलाफ बोले उसको मरवा दो, हम नहीं करने देंगे। तो उनकी बात तो जुदा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। उनके नज़र में खुद को भारत का प्रधानमंत्री शायद समझ बैठी हैं। उनको पता नहीं है कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य की सीमा केंद्र के साथ मिलकर के काम करने का होता है, लेकिन वो सारी मर्यादा को तोड़ दिए हैं और उत्तर कोरिया के किम जोंग की तरह वो एटीट्यूड अपना ली है। मतलब आप उत्तर कोरिया के तानाशाह से तुलना कर रहे हैं ममता बनर्जी की, और इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है विपक्ष की? मेरी नजर रहेगी कि क्या कहा जाता है। लेकिन एक बार फिर से मैं लौटकर आना चाहूंगी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमारा ई एजेंडा कार्यक्रम है, इसलिए आपके मंत्रालय से जुड़े हुए कई अहम सवाल हैं जिनका जवाब लेना अब बाकी है। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना के लिए बकायदा 13,000 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग निवारण कार्यक्रम है। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आप आगे कैसे बढ़ेंगे? साथ ही मछुआरों को लेकर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी आपकी सरकार जोर देती रहेगी है, तो आप अपने मंत्रालय के जरिए इसको लेकर गिरिराज जी कैसे आगे बढ़ेंगे? इसके लिए क्या है प्लानिंग आपके पास? देखिए, ये जो भी रकम दी गई है वो ऐसा नहीं है कि कोई बन गया है। प्रधानमंत्री ने, हम सरकार ने इस पर पूरे वर्कआउट करके ही इस रकम को दिया है कि अगर हम किसानों के हाथ में मजबूत करना चाहते हैं। देखिए ना, मैं फिशरी सेक्टर में आपको बताऊं कि 5 साल में ब्लू रेवोल्यूशन हमने 3,000 करोड़ का चलाया था, जिससे 25,000 नए तालाब खुदवाए, 100 लाख मैट्रिक टन हमारा उपज था मछली का, 10 मिलियन। उसको हम अब जो नया 19-20 का आ जाएगा हमारे पास, उस समय तक 15 मिलियन टन होगा। यानी
हम 1.5 गुना ज्यादा उपज करने में सक्षम हुए, उसी तरह से आगे भी हम ले जाएंगे, जिसमें हम कई चीजों को ध्यान दे रहे हैं। हम मछुआरे का भी ध्यान दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का भी ध्यान दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट का भी ध्यान दे रहे हैं। एंड टू एंड सोल्यूशन की ओर हम फिशरी में भी जा रहे हैं और डेयरी में भी हम उसी तरह की योजना बना रहे हैं। एग्रीकल्चर भारत की रीढ़ है, उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े से ऐलान किए गए। इसके पहले जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे, मैं चाहूंगी फुल फ्रेम में एक बार दिखाया जाए, जिससे जुड़ा हुआ सवाल मैं गिरिराज जी आपसे लूंगी। देखिए, इस वक्त किसानों की जो स्थिति है, संकट में कैसे कृषि क्षेत्र है, बीते 8 महीनों में संकट में देश का कृषि सेक्टर है, लगातार परेशानी का वो सामना कर रहा है। बेतरतीब मॉनसून से खरीफ की फसल पर खराब असर देखा जा रहा है और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है। पिछले मॉनसून के शुरुआती 2 महीनों में कम बारिश हुई है, जो अपने आप में चिंता का सबब इस वक्त बना हुआ है। पिछले मॉनसून के आखिरी 2 महीनों में ज्यादा बारिश की और इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा आपसे ये है, कृषि सेक्टर के लिए भारी भरकम रकम का ऐलान किया गया है आपकी सरकार की ओर से। जब पशुपालन और मत्स्य को लेकर वित्त मंत्री ऐलान कर रही थी, उसी दौरान उनकी ओर से कृषि सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए बहुत बड़ा पैकेज सामने रखा गया है। किसानों को राहत कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट आप लोगों की ओर से तैयार किया गया है, ताकि लोगों को, जो किसान हैं, जो परेशान है, उनको तत्काल राहत मिल पाए? देखिए, स्वाभाविक है, भारत के अंदर एग्रीकल्चर ही भारत का रीढ़ है और प्रधानमंत्री ने जब 2 दिनों तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कारोबारी, मजदूर सबका किया, तो लोगों में लग रहा था कि एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। आज देखिए कितनी दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर के हर सेक्टर को लिया है। खास करके जिस विभाग के हम मंत्री हैं, आज तक देश और दुनिया में जो कदम उठाया गया है, जो उनके द्वारा हमें सपोर्ट दिया गया है डिजीज कंट्रोल के लिए जी। जिस ढंग से हम पोलियो को पूरा समाप्त किए उसी तरह से हमें डिजीज कंट्रोल के लिए दिया गया। हमें जेनेटिक के लिए अभी देश में 600 जिले में हर 300 गांव ले रहे हैं, जिसको अब मैं आने वाले दिनों में बढ़ाने वाला हूं 500 गांव तक। ठीक है। एक तरफ जेनेटिक का काम, डेयरी के सेक्टर में ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम, दूसरे तरफ डिजीज कंट्रोल का काम, और तीसरे तरफ 15,000 करोड़ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। जो हम अभी 20% दूध कलेक्ट करते हैं पूरे देश में, जो दूध होता है 80% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उसके लिए भी हमें रीच ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जाएं, इसके लिए 15,000 करोड़ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। एक तरफ डेयरी कोल्ड चेन के लिए दिया है, दूसरे तरफ फिशरी सेक्टर के लिए दिया है। अगर पिछले बार प्रधानमंत्री ने ब्लू रेवोल्यूशन करके 3,000 करोड़ का 5 साल के लिए लाया था, आपको भरोसा नहीं होगा 4.5% ही केवल 4.7 था फिशरी का ग्रोथ। यूपीए सरकार में हमने 7.7 तक गए हैं, जो आगे हमें 9 पॉइंट तक जाएंगे। हम इसे 15 मिलियन टन से हम उठा करके 22 मिलियन टन और 24 मिलियन टन पर ले जाने की बात कर रहे हैं जी। तो एक तरह से हम प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं और रीच भी बढ़ा रहे हैं। अभी समुद्र में सबसे बड़ा रिस्क होता है मछुआरों को जाना, तो हम ट्रेडिशनल जो बोट है उस बोट को कन्वर्ट कर रहे हैं डीप सी वेसल में। केवल वही नहीं कर रहे हैं, ट्रेसलिटी, जब वो समुद्र में जाते हैं तो उनको कठिनाई होती है। हम केज कल्चर भी कर रहे हैं, हम इनलैंड में भी कर रहे हैं। ये चारों तरफ दोनों मिला करके मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस कदर से 5 साल में बढ़ाए, उससे दुगना तिगना
हम स्तर से बढ़ेंगे, चलिए, एक्सपोर्ट को भी हम इसी 1 तरह लाख की करोड़ उम्मीद भी तक करते ले हैं। जाएंगे। गिरिराज जी, आपने मुझे पूरा बहुत विश्वास महत्वपूर्ण बातें कही हैं और यकीनन अगर बिल्कुल गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ इसी उद्देश्य की तरफ आपका मंत्रालय, हमारी सरकार, ये देश आगे बढ़ता रहा तो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है, जिसकी दिशा में उम्मीद है कि हिंदुस्तान ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बहुत शुक्रिया आज तक के ई एजेंडा आत्मनिर्भर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत आपके मंत्रालय को लेकर जारी रहेगी।